नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। लेकर हाजिर हैं हमारा खास कार्यक्रम देश की आवाज, जिसमें हम आपको बताएंगे देश का मूड आखिर क्या कह रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किस राज्य ने क्या मन बनाया है, आज ही हम आपको बताएंगे। इंडिया टीवी और CNX का सर्वे हम आपके सामने रखेंगे, ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे। कल जिन राज्यों की बात हुई, उन राज्यों से इतर जो बाकी राज्य देश के बचे हैं, उनका मिजाज क्या कहता है, कौन से ऐसे मसले हैं जिस पर उनका वोट करेगा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो फिलहाल चुनावों में प्रभाव छोड़ सकते हैं, आज इन पर होगी चर्चा। लेकिन आइए फटाफट से आपको छोटा सा रिकैप दें, उससे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है संजय कुमार, चुनाव विश्लेषक। स्वागत है सर आपका, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भावेश झा, चुनाव विश्लेषक, जिन्होंने ये सर्वे किया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत कीजिए तालियों के साथ। और विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो आइए इस सर्वे की शुरुआत करें। आज के ताजे आंकड़े आपके सामने रखे हैं, लेकिन कल हमने आपको जो दिखाया था उसके मुताबिक एक छोटा सा रिकैप आपके सामने रख देते हैं। अब तक 282 सीटों का सर्वे हम आपके सामने रख चुके हैं और उन 282 के सर्वे के मुताबिक एनडीए 118 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन 110 सीटें जीत सकता है। यानी अभी तक 282 सीटों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 8 सीटों का अंतर है एनडीए और इंडिया गठबंधन में, क्योंकि इन 282 सीटों में से 118 सीटों पर एनडीए जीत सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन 110 सीटों पर जीत सकता है। तेलंगाना, आंध्र, केरला, असम की कल हमने बात की थी, कर्नाटक की कल हमने बात की थी। जो चुनावी राज्य हैं, जो इस साल जिस राज्यों में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की भी कल हमने बात की थी। इन राज्यों में क्या है वोटर्स का मिजाज, ये हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। आज ताजे आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे, आज ताजा स्टेट की बात हम आपके सामने करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर किस स्टेट में किस पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी पड़ रहा है। जैसे जैसे एक एक स्टेट सामने आएगा, वैसे वैसे टैली भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, आपको बढ़ती हुई यानी प्लस सीटें नजर होती हुई जरूर आएंगी। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की, जिसमें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है, जिसमें बीते 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और इन 26 लोकसभा सीटों में अगर आप वोट शेयर की बात करेंगे तो वोट शेयर बीजेपी को 61% वोट मिल सकता है, कांग्रेस को 28% वोट मिल सकता है, आम आदमी पार्टी को 8% वोट मिल सकता है, जबकि अन्य के खाते में 3% वोट जा सकते हैं। यानी 2014 और 2019 से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप ये एक बार फिर कह सकते हैं कि गुजरात में बीजेपी का बोलबाला है, बीजेपी का एक बार फिर से कमल खिलेगा। 26 सीटें पिछली बार जीती थी, उससे पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और अभी जो वोट शेयर है वो ये कह रहा है कि अकेले बीजेपी 61% वोट अपने खाते में ला सकती है, कांग्रेस के खाते में 28% वोट शेयर जा सकता है, आम आदमी पार्टी 8% वोट शेयर जा सकता है और अन्य के खाते में 3% वोट शेयर जा सकता है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य, ये वोट शेयर आखिर क्या कहता है, इस पर हम चर्चा करें। लेकिन सीटों में जब तब्दील आप करेंगे तो आप समझिए 26 सीटें हैं और अभी तक का जो इंडिया टीवी और CNX का सर्वे सामने आ रहा है, ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसके मुताबिक 26 सीटें बीजेपी जीतेगी। यानी इस बार भी क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कर सकती है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य के पास कोई मौका नहीं। यानी इस बार भी किसी भी पार्टी का जो खाता है वो नहीं खुलेगा। जो मोदी मैजिक है वो उनके गृह जिले में बरकरार है। जो एक मॉडल पूरे देश में लेकर जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो मॉडल एक बार फिर से 26 की 26 सीटें उन्हें जिताएगा। कम से कम ये ताजा आंकड़े बता रहे हैं, इंडिया टीवी CNX का ये पोल बताता हुआ नजर आ रहा है। भावेश, सबसे पहले आपके पास एक बार फिर से कमाल, मोदी मैजिक, मोदी ही वो सबसे बड़ा फेस है जिसके दम पर 26 की 26 सीटें गुजरात में बीजेपी जीत सकती है। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी सरप्राइज की बात है नहीं। प्रधानमंत्री जी का अपना गृह प्रदेश है। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले वहाँ पे विधानसभा चुनाव थे, उसमें भी बीजेपी लगभग 150 से ज़्यादा सीटें जीत के आई थी। वहाँ पे देखिए विपक्ष के नाम पे अब कुछ बच नहीं गया। विपक्ष के पास आप देखेंगे तो कांग्रेस भी वहाँ पे अब कुछ एक्टिव दिख नहीं रही है। पहले आप 2017 के टाइम में आप देखें तो कांग्रेस ने बहुत कुछ काम करने की कोशिश किया था, जिसका उनको फ़ायदा भी मिला था और वो असेंबली में कम से कम उन्होंने एक टफ फाइट बना दिया था। लेकिन उसके बाद
पार्टी के एक पर एक बड़े नेता जो उनसे जुड़े हुए थे वो सब छोड़ के जा चुके, हार्दिक पटेल छोड़ के जा चुके, जिससे बीजेपी का जो एक वोट बैंक जो थोड़ा बहुत डेविएट हुआ था कुछ साल पहले जो पटेल समुदाय में, वो फिर से कंसोलिडेट हुआ। ओबीसी के जो नेता माने जाते अल्पेश ठाकुर, वो सब फिर से जुड़ गए, जिससे बीजेपी का जो वोट बैंक है वो लगातार वहां पे एक बढ़ता ही जाए। जिससे देखिए वैसे भी लोकसभा चुनाव में वहां पे प्रधानमंत्री के नाम पे, क्योंकि उनको अपने गृह राज्य से उनको भेजना है, प्रधानमंत्री बनाना है, तो वहां पे कोई ऐसा इफ बट लग नहीं जाता जहां की कांग्रेस के लिए वहां पे कुछ स्पेस बच जाए। बिल्कुल, देखिए अगर आप जुलाई में जब हमने सर्वे किया था उससे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो तब भी 26 की 26 सीटें बीजेपी जीत रही थी, और अभी जब 3 महीने बाद ये सर्वे सामने आ रहा है, ये ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, तो इसमें भी बीजेपी 26 में से 26 सीटें गुजरात में जीत रही है। ये कैसा मॉडल है जिसे अभेद किला समझा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का। तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी यहां पर किसी भी पार्टी को कोई मौका नहीं दे रही है। ये देखिए आप पिछले अगर सर्वे से कंपैरिजन करेंगे तो जुलाई 2023 में जो सर्वे हुआ था उसमें भी 26 की 26 सीटें बीजेपी जीत रही थी, और अक्टूबर 2023 में भी 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हर्षवर्धन जी, एक ऐसा मॉडल भारतीय जनता पार्टी का जिसके बिना पर पूरे देश में बीजेपी वोट मांगती है, जिसे सामने रखकर बीजेपी का जादू पूरे देश में चलता है, और उसी स्टेट में बीजेपी 26 की 26 सीटें एक बार फिर से जीतेगी, यानी हैट्रिक लगाने के करीब है बीजेपी। नहीं, मुझे लगता है कि उसे हैट्रिक क्या कहें, उसे ये कह सकते हैं कि 3 दशक से उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई वैकल्पिक राजनीति खड़ी ही नहीं हो पाई। 2017 का विधानसभा चुनाव एक चुनाव था जिसमें लग रहा था कि कांग्रेस कुछ दम ले लेगी क्या, कुछ थोड़ा सा ताकत के साथ आ पाएगी क्या, जिसमें लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन उसके पहले और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया है कि गुजरात का पर्यायवाची समानार्थी बन गया है भारतीय जनता पार्टी। और जो अभी ताजा चुनाव हुए, जो अभी पिछले वर्ष के चुनाव हुए, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ध्वस्त किया, 1984 के बाद सबसे बड़ी जीत, 150 सीटें जीत लेना बहुत बड़ी बात होती है। अगर वो आंकड़ा आप पार कर जाते हैं, और जिसको हम सेफोलॉजी की भाषा में कहते हैं कि जब 50% प्लस वोट्स की लड़ाई कोई लड़ने लगे तो वो अपने आप में कमाल होता है। यहां तो 60% प्लस है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि लगभग गुजरात वो तय करके बैठा है कि कहीं और देखना ही नहीं है, किसी और विकल्प की चर्चा नहीं करनी है। लेकिन दूसरा उसका पहलू, क्या कोई पार्टी उस ओर सोच भी रही है? क्या कांग्रेस या किसी और पार्टी का कोई ऐसा कार्यक्रम आपको दिखता है? उसका जवाब ना में है, और नतीजे 26 के 26। संजय जी, क्या एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस और बीजेपी में अगर कंपैरिजन करें तो बीजेपी के पास तो एक ऐसा मॉडल है जहां मोदी का मैजिक चल रहा है, जहां उनके कामों पर वोटर्स बार बार विश्वास करते हुए क्लीन स्वीप लोकसभा चुनावों में करवा रहा है। लेकिन अगर कंपैरिजन कांग्रेस से करें तो क्या है कांग्रेस के सामने पेश करने के लिए ऐसे मॉडल के कंपैरिजन में? बिल्कुल, जो अभी जो रुझान आ रहे हैं या जो सर्वे का जो अनुमान है, इसके हिसाब से साफ दिखाई पड़ रहा है बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत है गुजरात की राजनीति पर। हर्षवर्धन जी ने जिसका जिक्र किया, हम लोकसभा की अभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप तमाम विधानसभा के चुनाव को भी देखें पिछले 3 दशक में, तो लगातार सिर्फ जीत ही नहीं रही है भाजपा, अपना दबदबा बनाए हुए है। और उसकी वजह कई है। पहली वजह जिसका जिक्र किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह स्टेट है और उनकी अपनी पॉपुलैरिटी है। और आपका जो सवाल है कि उसका काट क्या है कांग्रेस के पास, निश्चित रूप से उसका कोई काट नहीं है, और उसका काट नहीं होने की वजह से कांग्रेस की स्थिति जो एक पतली स्थिति बनी हुई है गुजरात की राजनीति में। आम आदमी पार्टी का भी तड़का त्रिवेदी जी लगा था गुजरात चुनावों में, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ भी मिल जाएं तो भी बीजेपी को नहीं हरा पा रही हैं। इसे किस तरीके से समझा जाए? देखिए, 2 चीजें मैं इधर कहना चाहता हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट कहना गुजरात को अब ठीक नहीं है। एक ज़माने में 1995 में जब केशुभाई पटेल की सरकार बनी और बीजेपी के लिए हिंदुत्व की लेबोरेटरी के तौर पे गुजरात को देखा गया, उसके बाद 10 साल 15 साल तक वो गुजरात भारतीय जनता पार्टी का राज्य था। अब वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का राज्य है। वहाँ पर कभी आप जाएंगे गुजरात में तो लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं। वहाँ सड़क भी बनती है तो लोग कहते हैं मोदी जी ने बनवाई है, स्टेशन का बदलाव होता है तो भी मोदी जी ने किया है। तो वो मोदी का स्टेट है। और इसलिए मुझे कई बार लगता है कि आपने कहा जुलाई में हमने सर्वे किया था, मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है कि आप हर 3 महीने में जाकर पूछें वहाँ पर कुछ बदल जाएगा गुजरात में। जिस राज्य में 30 साल में कुछ नहीं बदला, 1995 में भारतीय जनता पार्टी आई है और आज 2023 में हम चल रहे हैं, 30 साल वहाँ पर हो गए।
30 साल में भारतीय जनता पार्टी वहाँ खड़ी हुई है और लगातार, और ऐसा कहीं होता है कि एक के बाद एक में आप लगातार सीटों का इजाफा करते जाए। हमारे जितने विद्वान हैं, संजय जी जैसे विद्वान बैठे हैं, भावेश जी जैसे हैं, त्रिपाठी जी, हम लोग नए नए शब्द गढ़ते हैं राजनीति में। एक बार सरकार बनी, अभी यहाँ हो रहा है, कहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, तो बात कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, अशोक गहलोत के एंटी इनकम्बेंसी होगी राजस्थान में। एंटी इनकम्बेंसी जैसे शब्द ही नहीं है गुजरात में। तो ये जो शब्द हम लोगों ने गढ़ रखे हैं उन सबको ध्वस्त कर दिया वहाँ पर। और 61% वोट परसेंटेज किसी पार्टी के साथ होना, मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में कोई पार्टी इस तरह से दिखाई देती हो जिसको इतना बड़ा समर्थन मिल रहा हो। लेकिन ये समर्थन में 61 में आप समझिए कि 40% वोट आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का। और वो जो 150 सीटें आती हैं तो वो जब कहते हैं तो उसको लोग कुछ ऐसा लेते हैं कि भूपेंद्र जी को नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ना, ऐसा है नहीं। नरेंद्र मोदी ही अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं। जो विधानसभा का चुनाव हुआ वो भी नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया और उसी वजह से, नहीं तो फर्स्ट टाइमर एमएलए रहे हैं भूपेंद्र पटेल। क्या आप समझते हैं कि भूपेंद्र पटेल को 150 सीटों से ज़्यादा मिल सकती थी यदि उन्हीं के नाम पर वो चुनाव लड़ा जाता? तो नरेंद्र मोदी को होम स्टेट के तौर पर, और वो स्टेट मतलब आप देखेंगे कि 2 जनरेशन हो गई वोटर्स की जिसने नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नाम ही नहीं सुना गुजरात में किसी दूसरी पार्टी के लीडर का। तो वहाँ तो अब किसी भी पार्टी को काम करना हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उसको पूरे के पूरे घर के बदल के कुछ नए तरीके से काम करना पड़ेगा। पिछले 30 साल में 2 जनरेशन तो हो गई कम से कम संजय जी वोटर्स की, जो नई आई है फ्रेश वोटर जिसे हम 18 साल बाद वाले कहते हैं, तो उन्होंने तो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नाम ही नहीं सुना है। तब आपको नरेंद्र मोदी का विकल्प देने के लिए पहले इस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। ये बीजेपी से लड़ाई का मुद्दा ही नहीं है गुजरात में। भावेश जी, जब ये सर्वे होता है और जब वोटर्स के बीच में आप लोग जाते हैं, चर्चा गुजरात में किस तरीके की होती है? एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई काट विपक्ष के पास नहीं है। वोटर्स चर्चा क्या करते हैं जब आप उनसे सवाल पूछते हैं? देखिए, गुजरात के मामले में एक ही चीज़ है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसी के लेके लोग वोट करते हैं। बाकी इतर आप जितने देखेंगे जो 28% के आसपास जो कांग्रेस का वोट है या आम आदमी पार्टी का, वो सब जो उनका वोट परसेंट वो किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी है या कोई रिलीजन है, वो फिर इसके अगेंस्ट वोट देते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जो अक्रॉस द कास्ट लाइन जो आप कहेंगे, एंड पर्टिकुलर किसी कास्ट को रिलीजन को छोड़ के, वो इन ब्लॉक प्राइम मिनिस्टर मोदी को उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करते हैं। इसके अलावा आप विधानसभा में हो सकता है बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं कई बार, जैसे 2017 में रिजर्वेशन का इशू था, कई सारे इशू थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में और कोई इशू, भले ही नेशनल लेवल पे जातीय जनगणना का इशू हो जाए, वुमेन रिजर्वेशन का इशू हो जाए, लेकिन गुजरात के मामले में सिर्फ और सिर्फ एक ही इशू रहता है, वो है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। विधानसभा चुनावों में संजय जी देखा गया कि कांग्रेस ने उतनी कोशिश नहीं की जितनी कोशिश उसे विधानसभा चुनावों में करनी चाहिए थी। गुजरात में बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग से दूर रहे आखिरी चरण तक। लोकसभा चुनावों में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। तो मोदी के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, क्या यही वजह है निष्क्रियता की? अगर हम किसी एक पार्टी के लिए निष्क्रियता शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है पार्टी उससे परहेज करेगी, और ऐसा मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए। निष्क्रियता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी को पहले से अंदाज हो जाता है कि उनके सामने खड़ा कौन है, उनके सामने कैसी पार्टी है। और बीजेपी एक बहुत ही मजबूत पार्टी है। अगर हम गुजरात के नज़रिए से देख रहे हैं, उनके सामने नेता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक सशक्त मजबूत नेता। इन सब चीज़ों को देखते हुए कई बार ऐसा लगता है पार्टी को एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, और माहौल में ये समझ में आता है चुनाव जीतना तो आसान नहीं है। या यूँ कहूँ असेंबली इलेक्शन के बारे में हो या लोकसभा चुनाव के बारे में, पार्टी को यह समझ में आ जाता है कि चुनाव वो जीत नहीं सकते। तो कुछ कंस्टिट्यूएंसी में तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो विपक्ष के कैंडिडेट होते हैं, कांग्रेस का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो थोड़े कमज़ोर तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन पार्टी अब दम तो लगाती है अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में। ये देखते हुए भी कि वो हार रही है, तो उस हिसाब से आप कहें कि पहले से मान लेना कि भाई हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं, तो एक कम से कम सम्मानजनक लड़ाई लड़ी जाती है पार्टी के द्वारा। लेकिन ये निश्चित है कि पार्टियों को पहले से अंदाज हो जा रहा है कांग्रेस को कि चुनाव जीतना गुजरात में आसान नहीं है। गुजरात की बात करें हर्षवर्धन जी, एक तरफ मजबूत संगठन है भारतीय जनता पार्टी का और दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठन है जो बिखरा हुआ नजर आता है। हालांकि कोशिश की गई है इस बार, मुकुल वासनिक को लाया गया है, प्रभारी बनाया गया है, जो बड़े बड़े नेता हैं उनको जमीन पर उतारा गया है ताकि उनका कैडर मजबूत हो, उनका संगठन मजबूत हो। तो क्या ये कदम इन लोकसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट करेगा कांग्रेस के लिहाज से? नहीं, देखिए
कांग्रेस ने कोशिश नहीं की ऐसा नहीं कह सकते हैं। 2017 से पहले राहुल गांधी ने जो 3 लड़कों का प्रयोग किया था वो बड़ी कोशिश थी, लेकिन एक आपकी रणनीति में अगर कहें कि बेसिक फॉल्ट हो कि आप चुनावों को, राजनीति को 100 मीटर रेस समझ लें, यानी आज आपको दौड़ लेना है, 100 मीटर की दौड़ जीत लेनी है, उसके बाद लड़ाई आपकी। ऐसा होता नहीं है। ये तो दरअसल लंबी मैराथन होती है। उस मैराथन में आप कितना लंबा कहें या आपको और उसको अच्छे से समझना है तो रिले रेस समझ लीजिए कि एक के बाद दूसरा पकड़ेगा। 100 मीटर की रेस के चक्कर में पूरी ताकत लगाई उस वक्त लगा कि हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर, पूरी राजनीति बदल गई है। मंदिर मंदिर राहुल गांधी घूम रहे थे। लेकिन जब वो चुनाव हारे और भारतीय जनता पार्टी सब के बावजूद 99 सीटें जीतने में सफल हो गई वहां की विधानसभा में, तो लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। हताश हो गई कांग्रेस। और उसके बाद पहले अल्पेश ठाकुर छोड़ देते हैं, हार्दिक पटेल छोड़ देते हैं, जिग्नेश मेवानी दरअसल कुछ थे ही नहीं। उनकी तो अपनी विधानसभा जो है, अगर वो कांग्रेस समर्थन न करे तो वो जीत नहीं सकते हैं, मूलतः कम्युनिस्ट हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो जो प्रयोग था, उस प्रयोग को लंबे समय तक सस्टेन कैसे करना है उसकी कोई योजना यहां नहीं बनी। अब हम कहते हैं कोई योजना नहीं बनी, तो क्या राहुल गांधी कोई लंबी योजना बना पाए हैं आज तक? आप देखिए तो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी इनके पास नहीं है। जब लंबे समय की रणनीति राजनीति में आपके पास नहीं होती तो आप हर हार के बाद हताश होते हैं, हर जीत के बाद उत्तेजना में आ जाते हैं, और वो दोनों ही स्थिति राजनीति में खतरनाक होती है। जो गुजरात में हो रहा है वो इन्हीं दोनों स्थितियों का परिणाम है। कांग्रेस को इससे उबरना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी अगर एक चुनाव सस्टेन कर पाएगी, अगर इस लोकसभा चुनाव में अपने वो मत प्रतिशत को कुछ ठीक कर पाएगी, और राष्ट्रीय राजनीति में जो उसका कहें कि एक अलग किस्म का संकट है, जो उसके मूल पर सवाल है कि भ्रष्टाचारी पार्टी अब घोषित हो रही है, उससे वो बच पाई तो निश्चित तौर पर वो विकल्प दे पाएगी। तो देखिए, गुजरात में तो फिलहाल कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं है। 26 में से 26 सीटें बीजेपी जीत सकती है। हमारे साथ यहां पर ऑडियंस भी बैठी हुई है। आपके कोई सवाल है इससे रिलेटेड? कोई सवाल? सर मेरा आपसे सवाल है। आपने बोला जी, आपने बोला गुजरात में कि एक पर्टिकुलर वो कास्ट या इसके वजह से वो वोट मिलती है उनको, लेकिन देश में जहां तक देखा गया उनको देश प्रधानमंत्री के रूप में देखता है। तो एक गुजरात में ही ऐसा एक वो आपका मतलब ये है कि एक कास्ट को वो करा जा रहा है? ठीक, कास्ट फैक्टर को लेकर सवाल है कि क्या कास्ट से ही जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ये बैरियर्स तोड़ चुके हैं? नहीं, मैंने जो कहा आपने ठीक से समझा नहीं। मैंने कहा एक पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन जो बरसों से कांग्रेस से जुड़ी हुई है वो उनसे डेविएट ना होके कांग्रेस को नहीं छोड़ते। अदरवाइज जो अमूमन जो हिंदुत्व के नाम पे हो या प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे वो बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट करते हैं। उसी तरह आप देखेंगे 2017 में जैसे 50% वोट मिली, इसके बाद 2019 में 63% वोट मिली, और अभी भी लगभग 61% के आसपास अभी भी वोट्स है। तो वो जो वोट चुनाव दर चुनाव बढ़ने का जो सिलसिला है वो इसी वजह से है कि बीजेपी का जो वोट है वो अपना कंसोलिडेट है, दूसरे से भी लेती है, लेकिन कुछ कास्ट कम्युनिटी है जो उनको नहीं मतलब उन सपोर्ट नहीं करती, वो है जो अपोजिशन को जाती है। और इसीलिए जो वोट प्रतिशत है उसमें वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। 61% अगर बीजेपी यहां पर हासिल कर रही है तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस के खाते में कोई भी वोट शेयर नहीं जा रहा है। आपका भी सवाल है जी? एक मिनट। मुझे लगता है मेरा सवाल हर्षवर्धन जी से है। जो भी आपने कहा कि नई स्ट्रेटेजी उनके पास नहीं है लॉन्ग टर्म, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या गुजरात की भी बात करें, या देश की भी बात करें, तो वो एक वैकल्पिक राजनीति नहीं दे पा रहे हैं। चाहे सचिन पायलट की हम राजस्थान में बात करें, या माधवराव सिंधिया के बेटे की ज्योति सिंधिया जी की बात करें, तो इन सब को लेकर के कांग्रेस की जो निष्क्रियता है या एक तरह से हम कहें अनदेखापन है इन नेताओं के प्रति, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर किसी भी पार्टी में अगर अपने नेताओं का पोटेंशियल, उनकी जो क्षमता है उसको समझने का सही समय नहीं उनको मिल पाता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और सचिन पायलट अभी कांग्रेस में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो चले आए भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसे ढेर सारे नेता हैं। आप सिर्फ हेमंत विश्व शर्मा का नाम नहीं ले सकते, देश भर में ऐसे ढेर सारे नेता हैं जो एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी से निकलते हैं। कांग्रेस का जनाधार वहां पूरी तरह से खत्म होता है, वो भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कहें कि थाली में सजाकर सौंप देते हैं।
तो उसका जिम्मा तो राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर जाएगा ना। तो वो सीधी सी बात है कि शीर्ष नेतृत्व इस मामले को लेकर शायद वो समझना नहीं चाहता, या कहीं एक अहंकार भी होता है कि आज नहीं तो कल हमारी सत्ता आएगी, हम तो गांधी परिवार से हैं, हम तो अंत में जीत जाएंगे। ये भी एक है जो बैक ऑफ द माइंड काम करता है और वो नुकसान देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।